नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 3.0 में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। भारत की राजनीति में अगर ये कह दिया जाए कि आज नहीं तो कल भारत पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती कर लेगा, तो शायद ना किसी को मंजूर होगा और ना ही किसी की सहमति होगी। और शायद ये बात सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल के आश्रय चलती हुई नजर आएगी। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर, उस वक्त भारत की सेना, भारत की पॉलिटिक्स और संसद के भीतर मोदी सरकार का रुख चीन को लेकर क्या था। और फिर जरा सोचिए, चीन के साथ भारत आज कहां पर खड़ा है। और जिस एससीओ की बैठक को लेकर पूरे यूरोप में और अमेरिका में एक बेचैनी है कि अगर एससीओ सफल हो गया और उसमें अगर भारत शामिल हो गया तो एक झटके में यूरोप और अमेरिका दोनों ही एशिया को गवा देंगे। यानी उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं कि वो एशिया की तरफ देख भी पाए। भारत एक थ्रेट है, भारत एक थ्रेड है, भारत एक चुनौती भी है और भारत वह धागा भी है जो यूरोप और अमेरिका को एशिया से जोड़ता है, खास तौर से साउथ एशिया से। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर एससीओ की बैठक यानी शंघाई कॉर्पोरेशन की जो बैठक हुई, उसने एक मैसेज अमेरिका को दिया। वो मैसेज बहुत साफ है कि आने वाले वक्त में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ताकतवर देश चीन होगा। और चीन और रूस अगर मिल भी जाएं और अमेरिका अपनी ताकत के साथ खड़ा रहे तो भी उसे एक देश की जरूरत साउथ एशिया में तो पड़ेगी, और अभी तक वो भारत ही रहा है। लेकिन भारत की मौजूदगी एससीओ की बैठक में अमेरिका के तमाम दिग्गज नेता, तमाम बड़े चिंतक, विचारक, पॉलिटिशियंस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ शी जिनपिंग है, और उस सभा के भीतर किम जोंग की भी मौजूदगी है। उस सभा के भीतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी मौजूदगी है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी नजर आ रहे हैं। शायद ये मैसेज, ये तस्वीर दुनिया में बन रहे नए वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा की एक सबसे बेहतरीन तस्वीर है, या फिर अमेरिका के लिए सबसे विभत्स तस्वीर है ये। लेकिन जब उस तस्वीर में एक तरफ हर कोई ये जानता हो कि पाकिस्तान की निकटता चीन से रही है और पाकिस्तान की निकटता रूस के साथ भी हो चली है, तो ऐसे में कोई भी आखिरी और अगला सवाल यही पूछेगा, तो क्या भारत अगर साथ बैठा है तो आने वाले वक्त में भारत के संबंध चीन के साथ बेहतर हो सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकते हैं। और अगर भारत की इकोनॉमी की निर्भरता रूस और चीन पर जाकर टिक चुकी है और अमेरिकी टैरिफ या ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ की परिस्थितियों ने भारत को चीन और रशिया की तरफ धकेल दिया है, तो फिर चीन और रशिया क्या करते हैं ये भारत के लिए महत्वपूर्ण और मायने तो रखेगा। और एक झटके में ऐसा संभव नहीं है कि भारत सब कुछ छोड़कर अमेरिका के पास एक बार फिर चला जाए। और दूसरी परिस्थिति यह भी है कि एक झटके में भारत चीन और रशिया के साथ बैठकर पाकिस्तान के साथ दोस्ती के राग अलापते हुए नजर आए। बड़े मुश्किल से सवाल हैं, लेकिन जरा इस तस्वीरों को कुछ हद तक साफ करने की कोशिश कर लीजिए। क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक से निकलते हैं और उनके वहां से निकलते ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन शहबाज शरीफ के साथ बैठकर द्विपक्षीय एजेंडे पर चर्चा करते हैं। पुतिन पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार बतलाते हैं। पुतिन ट्रेड बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाने की सोचते हैं। पुतिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सहयोग बढ़ाने के लिए कहते हैं। पुतिन मॉस्को आने का निमंत्रण शहबाज शरीफ को देते हैं और पुतिन भारत आने का निमंत्रण स्वीकार चुके हैं, वो दिसंबर के महीने में आएंगे। पुतिन की करीबी, चीन की पहले से करीबी, भारत की चीन के साथ करीबी, भारत का रूस के साथ पारंपरिक दोस्ती को निभाना, और इन सब के बीच एससीओ के मेंबर भारत भी है, पाकिस्तान भी है। 2017 में दोनों मेंबर बने हैं। ब्रिक्स में भारत ने रोक रखा है कि पाकिस्तान शामिल ना हो। चीन चाहता है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान भी आ जाए। रशिया नरमी बरत रहा है, वो कुछ कह नहीं रहा है। ईरान नए सदस्य बनने के बाद कहने लगा है शामिल किया जा सकता है। लेकिन भारत अपने वीटो का इस्तेमाल ब्रिक्स में कर रहा है, एससीओ में साथ बैठना पड़ रहा है। अब इस पूरे प्रोसेस के भीतर कई तस्वीर आपके जहन में उठ सकती है। क्या वाकई चीन को अगर अपनी ताकत का इजहार करना है तो उसे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुलझाना होगा।
रशिया को अगर लगता है कि अब अमेरिका की दादागिरी एशिया में नहीं चले और खास तौर से जिस ग्लोबल साउथ का जिक्र होता है उसमें उसकी मौजूदगी ना रहे, तो वह रशिया बिल्कुल चाहेगा कि वह पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आए। और यह तस्वीर के जरिए और यह आपसी बातचीत के जरिए भी खुलकर नजर आज आ भी गया। जब शहबाज शरीफ ने पुतिन से कहा, उससे पहले पुतिन ने जब कहा पाकिस्तान अब भी रूस का पारंपरिक पार्टनर है, तो इसके जवाब में शहबाज शरीफ ने कहा वो भारत रूस के संबंधों का सम्मान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी रूस से मजबूत संबंध बनाना चाहता है। Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know and I must say that we respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. तो पाकिस्तान का मैसेज बहुत साफ है, वह रूस के साथ संबंध बनाना चाहता है और उसे कोई एतराज नहीं है कि रूस के संबंध भारत के साथ कितने प्रगाढ़ हैं। तो क्या भारत ने इससे पहले कभी साफ किया है कि अगर रूस की करीबी पाकिस्तान के साथ बढ़ती है तो निश्चित तौर पर भारत के साथ उसके संबंध बिगड़ जाएंगे? क्या साफ गोई के साथ कहा गया है? और याद कीजिए पहलगाम की घटना, पहलगाम के बाद रूस ने भारत को निराश ही किया है, क्योंकि 12 साल में 2 वक्त ऐसे आए जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और वो भारत से कह रहा है कि पाकिस्तान से विवाद बातचीत के जरिए आप सुलझा लीजिए। आतंकवाद, संप्रभुता, इन तमाम बातों को लेकर बातचीत एससीओ में भी हुई, उससे पहले ब्रिक्स में भी हुई थी, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कभी भी बात पाकिस्तान शब्द को लेकर नहीं हुई। आतंकवाद है लेकिन पाकिस्तान शब्द गायब है, संप्रभुता का जिक्र है लेकिन पाकिस्तान उस पर हमला करता है, ये शब्द गायब है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, उससे पहले रक्षा मंत्री की मौजूदगी, उससे पहले विदेश मंत्री की मौजूदगी, उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मौजूदगी, डोभाल की मौजूदगी चीन में बार बार नजर आई। हर वक्त टेररिज्म का जिक्र था, पहलगाम का जिक्र था, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र नहीं आया। उस दिशा में किसी ने कोई कदम नहीं बढ़ाया। और अब नई परिस्थिति है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी निकलते हैं और अपनी सैन्य परेड जब आज चीन करता है, तो जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें उन मिसाइलों के जरिए चीन दिखला रहा है कि उसकी ताकत का मतलब यह भी है कि चीन से दागी गई मिसाइल अमेरिका में जाकर गिरेगी, इस ताकत के साथ वो खड़ा है। और बाकायदा माओ की यूनिफॉर्म में आज शी जिनपिंग नजर आए। लेकिन बात तो इस वक्त ये हो चली है, क्या वाकई भारत और पाकिस्तान इस नए समीकरण में बिल्कुल दोस्ती के साथ फिट बैठते हैं, या फिर दोनों की जरूरतें हैं कि दोस्ती को एक साथ रखा जाए? क्योंकि इससे पहले भारत यह संदेश लगातार देता रहा है, चीन के साथ व्यापार इसलिए क्योंकि हमारी अपनी राष्ट्रीय हित की जरूरत है, रशिया के साथ हथियार की खरीद इसलिए क्योंकि हमारी अपनी जरूरत है, तेल की खरीद इसलिए क्योंकि हमारे अपने बाजार की जरूरत है, और अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर समझौता इसलिए क्योंकि हमारी अपनी जरूरत है। यानी हमारी जरूरत जिस दिशा में ले जाएगी उस दिशा में हम जाएंगे। और जरा इसके दूसरे हिस्से को देखिए, पाकिस्तान के जरिए पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं, वह एससीओ की बैठक में चीन के साथ गलबैयां डालते हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कहते हैं कि हमसे बेहतर करीबी और कुछ नहीं होगी, और वो भी कहते हैं आप एक हमारे पारंपरिक पार्टनर हैं। लेकिन उसी वक्त के दौर में असीम मुनीर भी अमेरिका में बैठे हैं और अमेरिका में बैठकर वो वहां के सेनाध्यक्ष के साथ, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच से लेकर हथियारों की खरीद फरोख्त, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला पैसा, सहयोग, सारी दिशाओं में काम कर रहे हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं कि हमें तो पता नहीं पाकिस्तान में सत्ता चलाता कौन है, प्रधानमंत्री या असीम मुनीर यानी सेनाध्यक्ष? सेना चलाती है या चुनी हुई सरकार चलाती है? यह सवाल कोई भी खड़ा कर सकता है और करते भी रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर राष्ट्रीय हित को लेकर पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मैसेज खुले तौर पर दिया, चीन भी मंजूर, रशिया भी मंजूर, ईरान भी मंजूर, इजराइल भी मंजूर, मिडिल ईस्ट भी मंजूर, अमेरिका भी मंजूर। यह मैसेज दरअसल उस
नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की दिशा को निर्धारित भी कर रहा है और उसमें सेंध भी यह कहकर लगा रहा है इस दौर में हर देश की जो अपनी जरूरतें हैं वो जरूरतें इस दौर में किसी को भी किसी के साथ ला सकती है। इसीलिए क्या पाकिस्तान के साथ अगर प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में दोस्ती की दिशा में कदम बढ़ते हैं तो आप समझ रहे हैं पूरी भारत की राजनीति बदल जाएगी। राजनीति का वो मिजाज बदल जाएगा जिसको लेकर विभाजन के बाद की परिस्थिति और उसके बाद एक युद्ध जो पाकिस्तान से हुए और उसको होते होते आप सिंदूर ऑपरेशन तक अगर चले आइए तो नेहरू के दौर हो, इंदिरा का दौर हो, लाल बहादुर शास्त्री का दौर हो, अटल बिहारी वाजपेयी का दौर हो, हर दौर को देखते देखते मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर को भी समझिए। वो नवाज शरीफ से मिलने यूं ही नहीं गए थे, हो सकता है उनके जहन में उस वक्त ये रास्ता निकल रहा हो, लेकिन दोनों देशों की अंदरूनी राजनीति दोनों देशों के संबंधों को लेकर प्रभावित अगर होती है और मौजूदा वक्त में अमेरिका ने जो नया वर्ल्ड ऑर्डर टैरिफ ऑर्डर के आश्रय जो तय करने की सोची है उसमें ये दो देश कहां बैठेंगे। पाकिस्तान उस ताकत के साथ नहीं खड़ा है जिस ताकत के साथ भारत खड़ा है, क्योंकि भारत कहां पर खड़ा होगा इसको लेकर एक बेचैनी पूरे यूरोप में है। जर्मनी के विदेश मंत्री पहुंचे भारत और जब वो बैठे तो उन्होंने खुले तौर पर कहा कि भारत हमारे साथ अगर नहीं है तो इसको ऐसे समझिए कि भारत का मतलब हमारे लिए एशिया है, जैसे जर्मनी का मतलब भारत के लिए यूरोप है। जयशंकर के साथ लंबी बातचीत, भारत के विदेश मंत्री के साथ लंबी बातचीत, तस्वीरों को जरा देखिए। जर्मनी के विदेश मंत्री ने दिल्ली में मैसेज बहुत साफ तौर पर दिया, अमेरिका जिस रास्ते पर है उसमें भारत को यूरोप गंवाना नहीं चाहता है, जर्मनी गंवाना नहीं चाहता है और ट्रंप के टैरिफ वार के चक्कर में भारत अगर गंवा देगा तो इसका मतलब है वो एशिया गंवा देगा। और ना सिर्फ जर्मनी बल्कि फिनलैंड के राष्ट्रपति ने तो खुले तौर पर कहा और अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें हमारे पास आने वाले वक्त में ना भारत बचेगा ना एशिया बचेगा, दोनों का मतलब एक ही है। यानी भारत की ताकत का एहसास यूरोप को इसलिए भी है क्योंकि अगर ये पूरा नया एससीओ क्रिएट हो जाता है जिसमें चीन है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट के देश हैं, भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, तो ये एक ऐसी परिस्थिति होगी जिसके बाद अभी तक जो वो इजराइल और भारत के रास्ते अमेरिका रास्ता बनाता था वो बंद हो जाएगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति की बात सुननी चाहिए। What we saw with the Shanghai Cooperation Group is what we have been seeing in the sidelines for a longer time. There's an attempt to undermine the unity of the global West. And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global South, the likes of India, we're going to lose this game. So I think this meeting in China on Sunday and Monday is a good reminder to all of us in the global West what is at stake. We're trying to preserve the remnants of the old order, and that's what it's all about. नए वर्ल्ड ऑर्डर में दुनिया के बनते बिगड़ते संबंधों की ये बिल्कुल नई तासीर है, जिसमें क्या वाकई अमेरिका और यूरोप के हाथों से अगर भारत छिटक गया तो पूरा एशिया उनके हाथ से निकल जाएगा। और उस वक्त शाबाशी या बधाई या फिर कॉन्ग्रेचुलेट कौन कर रहा है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पुतिन से कहते हैं कि आपने दक्षिण एशिया में संतुलनवादी नीति की जो रुख अपनाया है उसमें हम आपको शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि आप खुलकर उस तर्ज पे खड़े नहीं हुए जैसे इजराइल खड़ा हो गया भारत को पहलगाम को लेकर। आपने एक संतुलनवादी नीति को अपनाया है। और अगर आप एक क्षण के लिए इससे पहले चले जाएं, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में जब हुआ था उस वक्त भी रूस ने एक संतुलित पक्ष रखा था। और याद कीजिए ताशकंद का समझौता भारत के अनुकूल नहीं खिलाफ ही गया था। और इस मामले में पाकिस्तान को तब पहली बार लगा था कि रूस पूरे तरीके से उनके खिलाफ नहीं है। हालांकि ख्रुश्चेव जब कर्ण सिंह के निमंत्रण पर कश्मीर पहुंचे थे उस समय पाकिस्तान ने विरोध किया था, लेकिन ख्रुश्चेव ने नहीं माना था और चेतावनी दी थी, आप हमें मत समझाइए दोस्त किसे बनाना है और दुश्मन किसे बनाना है। और दुनिया भी ये ना सोचे कि मुस्लिमों की तादाद जहां ज्यादा है उसे पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, लोग तय करेंगे। और ये पूरी प्रक्रिया चलते चलते जब
1965 के युद्ध के वक्त जो बीच का रास्ता अपने तौर पर रूस ने अपनाया, और फिर 91 को याद क्यों कर लीजिए, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने बाकायदा साउथ एशिया न्यूक्लियर फ्री जोन का एक प्रस्ताव रखा। भारत ने उसका विरोध किया क्योंकि साउथ एशिया न्यूक्लियर फ्री जोन हो जाए लेकिन उसके दायरे में चीन ना आए तो भारत के पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की दिशा में इस प्रस्ताव को माना गया। लेकिन इस प्रस्ताव का समर्थन सोवियत रूस ने किया। यह एक मैसेज है कि अतीत के संबंधों के आश्रय मौजूदा वक्त की परिस्थितियों ने भारत और पाकिस्तान को कहां खड़ा कर दिया है, और शायद इसी का असर है कि पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी अब यह समझ में आने लगा है कि जिस रास्ते वो चल रहे हैं उसमें ऐसा ना हो वो सब कुछ गंवा बैठे। इसीलिए पहली बार सोशल मीडिया पे एक बीच का रास्ता आपको अपनाते वो दिखाई देंगे। वो कह रहे हैं भारत ने टैरिफ कम करने का अंदेशा दे दिया है, 0% तक लाने की तैयार है। वो अपने यहां अपनी अंदरूनी पॉलिटिक्स और अपने अंदरूनी गवर्नेंस को संबोधित कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि हो सकता है आने वाले वक्त में टैरिफ पर समझौता हो, क्योंकि भारत अपने टैरिफ को घटाने के लिए तैयार है। जो उन्होंने लिखा वो ये है। यह एससीओ समिट के बाद लिखा गया है। 10 लाइनों में बहुत साफ है कि भारत ने ऑफर दिया है नो टैरिफ। ट्रेड डील के लिए रास्ता बनाने की दिशा में क्या अमेरिका भी बढ़ रहा है? और यूरोपीय यूनियन के भीतर से भी यह सवाल है, अगर समझौता हो जाए तो फिर एफटीए की दिशा में बढ़े। यूके के साथ भारत की एफटीए हो चुकी है। ये सारे मैसेज बतलाते हैं कि जो नई परिस्थिति एससीओ के बाद अंदरूनी तौर पर बन रही है उसमें न सिर्फ भारत को गंवाने की स्थिति में यूरोप और अमेरिका देखने लगा है, बल्कि पहली बार भारत और पाकिस्तान के करीब आना, और वह भी चीन और रशिया के प्रयासों के साथ, और भारत की निर्भरता चीन और रशिया के साथ जुड़ना और पाकिस्तान की निकटता रूस और चाइना के साथ जुड़ना, ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसको लेकर दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो भी परिभाषा आने वाले वक्त में, और शायद बहुत वक्त लगेगा भी नहीं, बहुत तेजी से बन रही हैं चीजें, ये उस दिशा में अगर कदम बढ़ते हैं। और इन सब के बीच आज जब अपने सैन्य हथियारों को दिखाने के लिए जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की दिशा में विक्ट्री डे परेड जो किया जा रहा था बीजिंग के भीतर, और उसमें एससीओ से जुड़े हुए 18 राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी थी। जब बैठक हो रही थी तो 22 थे, उसमें 18 थे, लेकिन आज उसके अलावे 6 और जुड़ गए, यानी 24 राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में जो विक्ट्री डे परेड था उसमें चीन से अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलों को बताया गया, दिखाया गया। शी जिनपिंग ने खुले तौर पर कहा कि चीन किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरता है और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने लोगों से इतिहास याद करने को कहा और जापान के खिलाफ लड़ते वक्त सैनिकों को सम्मान देने की अपील की। जी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका क्वाड बनाए हुए थे, जो एक लिहाज से अब कुंद हो चला है। भारत के प्रधानमंत्री पहले जापान गए और वहां से उन्होंने सीधी उड़ान चीन की भरी। जाहिर है जापान से भी मैसेज लेकर गए, और खुले तौर पर चीन ने आज उन्हें सैनिकों को सम्मान किया जिन्होंने जापान के खिलाफ युद्ध लड़ा था। यह मैसेज दरअसल उन परिस्थितियों को खुले तौर पर बतलाता है कि नए संबंधों की डोर 3 दिशा को बांध रही है। पहली दिशा बहुत साफ है, भारत की आर्थिक निर्भरता चीन, आर्थिक निर्भरता के साथ विरासत के संबंध रूस, इन दोनों के साथ है। नई परिस्थिति में पाकिस्तान 2 नाव पर पांव रखा है। असीम मुनीर अमेरिका में नजर आते हैं, शहबाज शरीफ चीन में नजर आते हैं, और जब मेज पर बैठते हैं पुतिन के साथ तो संबंधों के दायरे में भारत का नाम लेकर कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके जो भी संबंध हो, लेकिन हम भी करीब आपके साथ आना चाहते हैं क्योंकि आपने एक अच्छा रुख साउथ एशिया में बनाया है, एक संतुलनवादी रुख बनाया है। और तीसरी परिस्थिति है, क्या वाकई चीन, रशिया, भारत ये सब अगर एक साथ, और पाकिस्तान, ईरान सब एक साथ खड़े हो जाएंगे तो क्या अमेरिका खामोश रहेगा? और अगर अमेरिका खामोश नहीं रहेगा तो वो क्या कर सकता है? और वो जो कर सकता है उसका असर सबसे पहले किस देश पर पड़ेगा? वो पहला असर भारत ही होगा। और शायद इस पूरे संबंधों की डोर में कहीं ना कहीं यही एक सवाल है जिसने पूरी दुनिया को उलझा कर रखा है, और भारत की मौजूदा राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द भी एक लकीर तो खींची दी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के निशाने पर कनाडा के राष्ट्रपति रहे ट्रूडो आए थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी आए,
अब इस पूरी परिस्थिति को जरा समझने की कोशिश कीजिए। कनाडा में सत्ता बदल गई और उसी पार्टी के दूसरे नेता आ गए। भारत में सत्ता नहीं बदली है, लेकिन एक नई लकीर बिल्कुल नई रेखाओं के साथ खींच दी गई है। और ये सवाल बड़ा हो चला है कि अगर भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो जाए तो मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कहां पर होगा और विपक्ष कहां पर नहीं खड़ा होगा, ये सब आप कयास लगा सकते हैं।